पश्चिम बंगाल डूब रहा है सांप्रदायिक हिंसाओं में, डूब रहा है दीदी के वोट बैंक के नाम पर एक सो कॉल्ड माइनॉरिटी के तानाशाही में। 15 सालों से राज्य चलाती आ रही दीदी से आखिर क्यों ये भीड़ नहीं रुकी? आखिर क्यों ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से ये प्रोटेस्ट नहीं रुका? क्या ये कहना सही है कि बंगाल में इलेक्शन में अब सिर्फ 1 साल बाकी है और अब इनके अपने ही पार्टी में इतना ज्यादा करप्शन भर गया है कि ममता बनर्जी बंगाल में अपनी पकड़ खो रही है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंगाल में जो हिंसा हुई वो क्यों हुई, कौन जिम्मेदार रहा और आखिर ममता बनर्जी हर बार की तरह एक दर्शक बनकर पॉपकॉर्न खाती हुई सब कुछ क्यों देखती रह गई। पिछले 2-3 दिनों में बंगाल में जो भी हुआ वो ममता बनर्जी के लिए बेहद शर्मनाक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर बंगाल में हुआ क्या। बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, वहां एंटी वक्फ बिल प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, इस देश में प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सबका अधिकार है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये प्रोटेस्टर्स तब क्या गहरी नींद में थे जब पार्लियामेंट में वक्फ में बदलाव के लिए बहस हो रही थी। पार्लियामेंट में तीखी बहस हुई, पक्ष विपक्ष देखा गया, बिल पास हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी वो बिल गया, साइन हुआ और वहां से भी पास हो गया। तब तक इनको कुछ ख्याल नहीं हुआ। उसके बाद अचानक से इनको याद आता है कि ओह, हमारा तो अस्तित्व अब खतरे में है। अब प्रोटेस्ट के दौरान हुआ क्या? देखिए, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ये एक संवेदनशील इलाका है, क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है। तो अब पुलिस ये कह रही है कि रामनवमी के प्रोसेशन के लिए हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा था, इसीलिए जब ये हिंसा हुई तो हम तैयार नहीं थे। अब पुलिस नहीं थी तो प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर इसी बीच अफवाह फैली कि किसी लड़के की मौत हो गई है। अब ये प्रोटेस्ट उसके बाद दंगे में बदल गया। सवाल ये है कि क्या दीदी को पता नहीं था कि उनके राज्य में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, भले ही वो तारों के नीचे से आए हुए बांग्लादेशियों की ही क्यों ना हो? क्या उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, अगर आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों में नुकसान उन मासूम लोगों का होता है जिनकी कोई गलती नहीं होती है। वो मेहनत कर 4 पैसे कमाते हैं, 2 वक्त की अपनी रोटी चलाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो भीड़ प्रोटेस्ट करने उतरी थी, इनमें से 80% लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वक्फ बिल क्या है, इसमें क्या बदलाव आए हैं, क्यों ये सही है या नहीं है। अरे 80% छोड़िए जनाब, इनमें से 50% लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि हम यहाँ झंडे लेकर क्यों खड़े हैं आखिर। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो दंगा शुरू कहां से हुआ था? देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद पथराव शुरू हो गया और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ इसी तरह कश्मीर से हिंदुओं को पलायन शुरू हुआ था। एग्जैक्ट सेम पैटर्न। अब पथराव हुए कहां कहां? बीडीओ ऑफिस में पथराव करके आपको क्या मिल जाएगा? रेलवे गेटमैन्स ऑफिस, वहां पथराव करके आपको क्या मिल जाएगा? क्या वक्फ बिल में जो भी चेंजेस हुए हैं वो वहां पथराव करने से वापस हो जाएंगे? और इतना ही नहीं, दुकानों को तोड़ा गया है, लूटा गया है। लेकिन एक मिनट, ये तो प्रोटेस्ट वक्फ बिल के अगेंस्ट था ना, तो लूटपाट कैसी? आप भी यही सोच रहे हैं ना? मैं भी यही सोच रही थी। और ध्यान देने वाली बात भी यह है कि जिनके दुकानों में लूटपाट की गई है वो हिंदू थे। क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है? कश्मीर 1990 मुझे भी याद आ रहा था। इस पूरे हिंसे में हरबिंदो दास और उनके बेटे चंदन दास की मृत्यु हो गई। वो मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। इनकी घर की जो औरतें हैं उनका बयान अगर सुना जाए मीडिया से बात करते हुए, तो उन्होंने कहा है कि लोग घर में घुसे, उनके पिता और बेटे को घसीट कर बाहर लेकर गए और उसके बाद उन्हें उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। क्या अरबिंदो दास और चंदन दास ने वक्फ बिल पास करवाया था? उनका इससे क्या लेना देना था? इतना सब कुछ हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ? इनको लगा कि अरे हमने प्रोटेस्ट कर लिया, हमने तो झंडे गाड़ दिया, अरे वाह हमने बहुत कुछ बड़ा कर दिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत है, सही नहीं चल रही है, वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उतरेंगी और तैनात होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि जहां ऑलरेडी बंगाल में प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने की मांग हो रही है, वहां अब सेंट्रल फोर्सेस भी राज्य में दाखिल हो रही हैं। तो ये ममता बनर्जी के लिए कितनी ही शर्मनाक बात है कि 15 सालों से आप सीएम हैं और आपसे आपने राज्य का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहा, आपसे आपका राज्य ही नहीं संभाल रहा। अब आपसे आपका राज्य नहीं संभाल रहा तो आप पे सवाल और उंगलियां उठना तो जाहिर है।
तो इसी में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये सब एक सोची समझी चाल है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को जबरदस्ती पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसा कश्मीर में किया गया था। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आप सबसे निवेदन करती हूं कि शांति बनाए रखें, हम वक्फ बिल को अपने राज्य में यानी वेस्ट बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगे। दीदी, हम सबको पता है आप पॉलिटिक्स में कोई नई तो नहीं आई हैं, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जिससे लग रहा है कि अभी अभी आप राजनीति में आई हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब एक बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन होकर भी पास हो चुके हैं, तो आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप उसे अपने राज्य में इंप्लीमेंट ना करें, आपको इंप्लीमेंट करना ही होगा। और अब टीएमसी का कहना है कि दंगा करवाने वाले लोग मुर्शिदाबाद के थे ही नहीं, ये सारे लोग बिहार से आए थे। खैर, ये सारी बातें हो गई एक तरफ। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कुछ मीडिया आउटलेट्स का दोगलापन आप देख सकते हैं। नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ क्रिएटर्स और कुछ चैनल सिर्फ एक तरफा ही रिपोर्टिंग करना और एक तरफा ही देश के इश्यूज को लोगों के सामने रखना जरूरी समझते हैं। और इसमें शायद उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रेंड चल चुका है कि अगर आप न्यूट्रल बन के दिखाना चाहते हैं तो आप बीजेपी को टारगेट कीजिए, हिंदू फेस्टिवल्स त्योहारों को टारगेट कीजिए, तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे। और अगर आप बीजेपी के फेवर में कुछ बोलते हैं या हिंदुओं के फेवर में कुछ बोलते हैं तो आप गोदी मीडिया है या तो आप अंधभक्त है। और शायद इसीलिए आज के दिन में हिंदू मेजोरिटी देश में ही हिंदुओं को रेफ्यूजीज की तरह रहना पड़ रहा है। अब ये भी बात ध्यान देने वाली है कि बिल को लेकर किसी और राज्य में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ, बंगाल में ही क्यों? तो देखिए, यूपी के बाद सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज बंगाल में ही है और इनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो लोगों की मदद करने के लिए काम आती है। तो ऐसा है कि भैया कोई किसी की मदद नहीं करता है, ठीक है। ये क्या गेम चल रहा है ये मैं सब आपको बताती हूँ और ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हूँ। ये आर्टिकल्स बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने छापे हैं, पब्लिश किए हैं। ये सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का कहाँ यूज होती है मैं आपको बताती हूँ। इसे समझने के लिए शिमला का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिमला में ऐसा हुआ था कि एक मस्जिद थी और उस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। 5 फ्लोर बनाकर खड़े कर दिए और इसकी कोई क्लियरेंस नहीं थी उनके पास। वहां के लोकल जब मीडिया से बात करते हुए पाए गए तो उन्होंने बताया कि अचानक से मुस्लिम वेंडर्स की तादाद यहाँ बढ़ गई थी। मुस्लिम वेंडर्स यानी जो ठेला लगाते हैं या जो रेडी वगैरह लगाते हैं, वहां उनकी तादाद अचानक से बढ़ गई थी। तो अब आप समझिए कि ऐसे तो है नहीं कि शिमला जैसी जगह पर आप बाहर से आए माइग्रेट होकर और उनके पास खुद ही जमीन आ गई, घर आ गए। जगह तो चाहिए ना, चाहे वो काम करने के लिए हो या रहने खाने के लिए हो। तो माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ये सारी जगह ऐसे इलीगल माइग्रेशन वाले लोगों को दे दी जाती है ताकि वो वहां रहे और अपना ठेला रेडी जो भी है वो सब लगाए। और इसमें बांग्लादेशी मुसलमान भी बड़े नंबरों में शामिल है। अब ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम माइग्रेशन को गलत बता रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो अच्छा खासा काम करना चाहता है, अपने परिवार को चलाना चाहता है, देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम है उनका। लेकिन अगर आप ठेला लगाने के लिए बड़े तादाद में लोगों को माइग्रेशन करवा रहे हैं तो ये कोई सही बात नहीं है। यही वाली पॉपुलेशन पॉलिटिशियंस के काम आती है वोट बैंक के लिए और ऐसे ही दंगे फसाद करवाने के लिए, क्योंकि इन्हें ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, या सरल भाषा में कहूं तो बहुत सस्ता होता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर किसी भी पॉलिटिशियन ने गरीब या बहुत ज्यादा ना पढ़े लिखे कम्युनिटी को हवा दी है तो वो पिछड़ा हुआ ही रहा है, क्योंकि उस कम्युनिटी का हमेशा सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया गया है। लेकिन अगर हम बंगाल के फ्यूचर की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक दंगे की बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो बंगाल का अभी तक का रिकॉर्ड है वो बेहद ही खराब रहा है, चिंताजनक रहा है। आरटीआई के रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2021 से जून 2022 के बीच में 65 कम्युनल वायलेंस हुए हैं। जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है वो भी 15 सालों से। एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के मुताबिक वही राज्य वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 पे है। इससे ज्यादा क्या बड़ा फेलियर होगा ममता बनर्जी के लिए। संदेश खाली कांड आप सबको पता ही है, याद ही होगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिड अटैक्स के नाम पर भी जो बंगाल है सबसे नंबर 1 पे आता है। देश की सबसे गंदी जगहों की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में से कम 8 जगह बंगाल की है और ऊपर से बंगाल का इकोनॉमिक डिक्लाइन तो है ही।
एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में बंगाल ने 3 मिलियन नौकरियां खोई हैं, पाई नहीं है, खोई हैं 3 मिलियन नौकरियां। और बंगाल जीएसटी कलेक्शन में इतना नीचे जा चुका है कि बंगाल ने सिर्फ घटौती ही दिखाई है, बढ़ोतरी नहीं दिखाई है, सिर्फ घटौती दिखाई है। अब बंगाल इतना कमजोर क्यों है, क्यों होता जा रहा है, वो हमें इससे पता चलता है कि ये बहुत दुखद आंकड़े हैं कि 2021 के चुनाव में 49% एमएलएज क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ आते हैं, जिसमें से 91 टीएमसी के एमएलएज हैं। मैंने पर्सनली बंगाल को करीब से देखा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 18-19 साल वहीं गुजारे हैं और अपनी आंखों के सामने इतने प्रोडक्टिव और इतने सुंदर राज्य को कम्युनल वायलेंस के गिरफ्त में जाते देखा है। आर्ट एंड कल्चर के इतने प्यारे पिटारे को नफरत की गिरफ्त में जाते देखा है, जिसे देख के बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। अब बस उम्मीद यही रहेगी कि कभी अपने आंखों के सामने बंगाल को मैं दूसरा कश्मीर बनते ना देखूं। बाकी हम इस पे एक और अलग वीडियो बनाएंगे कि आखिर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है बंगाल में और इकोनॉमी में या जीडीपी में जो भी है वो बंगाल नीचे क्यों जा रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, हम इस पे अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे और आपको इन सब का मतलब समझाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द राष्ट्रधर्म के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।